दोस्तों जय जिनेंद्र नमस्कार। मैं कवि शरद अजमेरा वकील आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई कहानी जिसका शीर्षक है बेटी का हिस्सा बंटवारे में। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, शेयर करें। धन्यवाद। सोहा की ननंद बंटवारे के लिए मायके आई हुई थी। सोहा की सास का भी मानना था कि अब पिताजी नहीं रहे तो दोनों भाई बहन में संपत्ति का बराबर का बंटवारा हो जाना चाहिए। लेकिन सोहा और उसके पति मनोज का मानना था कि कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन विभा के ससुराल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। पिताजी ने बहुत ज्यादा संपत्ति खर्च करके, बहुत ज्यादा दहेज देकर बहन की शादी एक बहुत अमीर घर में की है। लेकिन माँ बेटी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ को लगता था कि मेरे पति की संपत्ति पर मेरी बहू सोहा ऐश करेगी, जबकि उस पर मेरी बेटी विभा का हक होना चाहिए। माँ को यह नहीं दिख रहा था कि विभा को देने में पिताजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विभा की शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे विभा के पिताजी ने, और वह 1 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बेचकर ही जमा किए थे। तो क्या उस संपत्ति पर मनोज का और सोहा का हक नहीं था? उन्होंने तो किसी बंटवारे की बात नहीं की और अब बचे हुए संपत्ति का विभा को बंटवारा चाहिए। सोहा को बहुत अच्छे से पता था कि विभा के ससुराल में उसकी कोई नंद नहीं है, इसलिए उसे तो कोई हिस्सा बंटवारा करना नहीं है। जो कुछ है सब उसका और उसके पति का ही है, और मायके से उसे अच्छी खासी संपत्ति उसकी शादी में पिताजी ने दे ही रखी है। क्योंकि 1 करोड़ की जमीन बेचकर करीब 75 लाख कैश दिए थे, विभा के पिताजी ने अपने दामाद को और 25 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे, जो कि कहीं से भी मामूली रकम नहीं थी। लेकिन विभा का कहना था कि मनोज को भी तो उसके ससुराल से अच्छा खासा दहेज मिला है, तो संपत्ति का तो बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। सोहा ने बोला, हाँ मुझे मेरे मायके से अच्छा खासा दहेज मिला है तो वह मेरे मायके की संपत्ति है, उसका तुमसे क्या लेना देना। और मैं इतना दहेज लेकर इस घर में आई हूँ तो मैं अपने मायके तो नहीं जा रही हूँ अपने भाई से बाकी के बचे हुए संपत्ति का बंटवारा मांगने। जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी में यहाँ की संपत्ति बेचकर तुम्हारी इतने बड़े घर में शादी की है, इसी तरह से मेरे पिताजी ने भी मेरी शादी में मेरे मायके की कुछ संपत्ति बेची है। तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं बची हुई संपत्ति में भाई से हिस्सा मांगने जाऊँ। मैं खुश हूँ ससुराल में जितनी संपत्ति मेरे पास है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। इसी तरह से तुम्हारे पास भी ससुराल में अच्छी खासी संपत्ति है, फिर भी तुम्हें मायके की संपत्ति का लालच है। विभा ने बोला, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, आप अपने मायके में अपना हिस्सा लो या ना लो, पर पिताजी के संपत्ति के तो 2 बराबर हिस्से मैं करवा कर रहूंगी, और इसके लिए मुझे कानून का सहारा लेना पड़ा तो वह भी लूंगी। विभा की मां यानी कि सोहा की सास विभा का पूरा साथ दे रही थी। मनोज ने बोला, तो मां की जिम्मेदारी भी आधी निभानी पड़ेगी। विभा ने बोला, इन सारी इमोशनल बातों का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो कानून है वह है, और मैं मेरा हिस्सा लेकर रहूंगी। ये सारी बातें बोलकर तुम मेरा इरादा बदल नहीं सकते। मनोज और सोहा को समझ में आ चुका था कि विभा और माँ कुछ भी करके संपत्ति का बराबर बंटवारा करवा कर रहेंगे। माँ को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनकी बहू उनके पति की संपत्ति पर मजे करें, बल्कि उनकी बेटी के पास वह संपत्ति जानी चाहिए। इसलिए उन्हें बेटा भी नहीं दिख रहा था, और यह भी नहीं दिख रहा था कि बेटी की शादी में पहले ही काफ़ी संपत्ति पिताजी ने बेच दी थी, जिसका कोई हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ था। खैर मनोज और सोहा को समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, बंटवारा तो होकर रहेगा। तो मनोज ने बोला, ठीक है फिर कल मैं वकील साहब को बुला लेता हूँ बंटवारे के लिए, कानूनन पूरा बराबर बराबर बंटवारा करवा ही देता हूँ। माँ बेटी खुश हो गई कि चलो अब हमारे मन की हो गई। अगले दिन वकील साहब घर आ चुके थे। वकील साहब ने बोला, सब लोग बैठ जाए, उसके बाद बंटवारे की बात शुरू करते हैं। तो विभा, माँ, मनोज और सोहा वहां आ गए। वकील साहब ने बोला, अभी सब लोग नहीं आए, पहले सब लोगों को बुला लीजिए। विभा ने बोला, अंकल सब लोग तो आ चुके हैं, अब और कौन बचा है? वकील साहब ने बोला, नहीं अभी 3 लोग और बचे हैं, वह आने वाले हैं। मनीष ने मुझे उनका नंबर दे दिया था, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है। विभा को बहुत हैरानी हो रही थी कि कौन आने वाला है। थोड़ी देर में विभा ने देखा कि उसकी तीनों बुआ वहां आ गई है। विभा की मां ने बोला, अरे आप तीनों यहाँ अचानक, क्या बात है? तीनों बुआ ने बोला, अरे भाभी सुना है संपत्ति का कानून बंटवारा हो रहा है, तो हम भी यहाँ आ गए। इस पर विभा ने बोला, हाँ तो संपत्ति का बंटवारा मेरे और भाई के बीच में हो रहा है, फिर आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? वकील साहब ने बोला, विभा जब संपत्ति का कानूनन बंटवारा हो रहा है तो कानूनन बंटवारा ही होगा, तुम्हारे हिसाब से संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा कि तुमने चाहा तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में बंटवारा हो जाए। ऐसा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है और मेरे पास सारे संपत्ति के कागज आ चुके हैं, तो इस हिसाब से मैं बंटवारा शुरू करता हूँ। विभा और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है।
वकील साहब ने बोलना शुरू किया, आपकी सारी पुश्तैनी संपत्ति जो कि मनोज के दादाजी के नाम पर है, न कि उनके पिताजी के नाम पर, तो उस पर मनोज के दादाजी के सारे बच्चों का बराबर का हक बनता है। तो सारे जमीनों का कीमत निकालने पर लगभग 4 करोड़ की जमीन निकली है। उस हिसाब से 1-1 करोड़ चारों भाई बहनों के हिस्से में आते हैं। तो तीनों बुआ के और 1 करोड़ मनीष और विभा के पापा के। लेकिन विभा की शादी में 1 करोड़ की एक जमीन मनोज के पापा ने बेच दी थी, जिस पर कि तीनों बुआ का भी बराबर का हक था और उनसे पूछा भी नहीं था। वह जमीन मनोज के पापा ने बेचकर बेटी की शादी कर दी थी, तो उस 1 करोड़ में से 75 लाख 3 बुआ के हिस्से के थे। तो जो 1 करोड़ की जमीन मनोज और विभा के हिस्से में जा रही है, उसे बेचकर 75 लाख रुपए तीनों बुआ को दे दिया जाएंगे। अब बचे 25 लाख रुपए, जो कि 12.5 लाख विभा और मनोज को मिल जाएंगे। और रही इस घर की बात, तो इस घर के कागज भी मनोज के दादाजी के नाम पर है। तो इसमें भी 4 हिस्से होंगे, तीनों बुआ के और मनोज के पापा के। घर में 2 फ्लो बने हुए हैं, तो नीचे का फ्लो के 2 हिस्से और ऊपर के फ्लो के 2 हिस्से। अब आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोगों को इन 4 में से कौन सा हिस्सा किसे रखना है, और फिर जो हिस्सा मनोज और सोहा रखेंगे उसके हम 2 हिस्से कर देंगे, आधा सोहा का और आधा मनोज का। अब तो विभा और विभा की माँ की हालत खराब हो चुकी थी। कहाँ विभा की माँ ये सपना देख रही थी कि गांव की जमीन बेचकर लगभग 4 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 2-2 करोड़ दोनों भाई बहन आपस में बांट लेंगे, अच्छे खासी संपत्ति मिल जाएगी बेटी को। और कहाँ हाथ में आए सिर्फ 12.5 लाख रुपए, और ऊपर से यह इतना बड़ा घर, उसके भी 4 हिस्से हो गए, और फिर जो हिस्सा उनके पास आएगा उसके भी 2 हिस्से होने की बात हो रही है। तीनों बुआ बहुत खुश थी और बोल रही थी, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें इस उम्र में इतनी संपत्ति मिल जाएगी, वह भी अपने मायके के हिस्से की। माँ ने बोला, शर्म नहीं आती आप लोगों को इस उम्र में मायके आए हैं हिस्सा बंटवारा करवाने? तो तीनों बुआ ने बोला, भाभी शर्म क्यों आएगी, जब हमारी भतीजी अपने मायके में अपना हिस्सा ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते? कानून तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। उनकी बात सुनकर विभा को तो मानो सांप सूंघ गया था। कहाँ वो खुद को 2 करोड़ के मालकिन समझ रही थी, और कहाँ उसकी तीनों बुआ करोड़ों की मालकिन बन गई। अब विभा और उसकी माँ को कोई बंटवारा नहीं चाहिए था, लेकिन मनोज और सोहा को बंटवारा चाहिए था। मनोज ने बोला, अब तो बंटवारा होकर रहेगा। विभा ने बोला, क्या भाई कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। माँ ने बोला, पागल हो गया क्या मनोज, अच्छी खासी संपत्ति है, क्यों बंटवारे के चक्कर में अपने घर के संपत्ति बुआ के घर भेज देना चाहता है? इस पर सोहा ने बोला, क्यों, जब अपने घर की संपत्ति विभा के घर पर जा रही थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब वही संपत्ति बुआ के घर पर जा रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अब तो बंटवारा होकर रहेगा, वह भी कानूनन 1-1 ईंट का बराबर बंटवारा होगा। माँ ने जोर से बोला, कोई बंटवारा नहीं होगा। वकील साहब ने बोला, मैडम कानून आपके हिसाब से नहीं चलता, आपने खुद बंटवारे के लिए मुझे बुलाया है, और बंटवारा जब कानूनन होगा तो ऐसे ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। विभा की माँ ने बोला, मुझे कोई बंटवारा नहीं चाहिए। लेकिन तीनों बुआ ने बोला, हमें बंटवारा चाहिए। मनोज और सोहा ने भी बोला, हमें बंटवारा चाहिए। अब विभा और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कड़वा सत्य, उन्होंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। मनोज और सोहा ने बोला, और हाँ विभा, अब बंटवारा जब हो ही गया है तो तुम्हें यहाँ आकर अपने हिस्से में रहकर माँ की सेवा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि माँ की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं माँ की जिम्मेदारी निभाता। अगर तुम बेटी बनकर तीज त्योहार पर मायके आती और हक से अपना नेग लेती, लेकिन तुमने भाई बनकर हिस्सा लिया है तो तुम्हें भाई बनकर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आज से तुम मेरी बहन नहीं भाई हो, तो तुम्हें यहाँ पर रहकर माँ की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और हाँ, पिताजी के अंतिम संस्कार में तुमने कोई योगदान नहीं दिया, तो जब श्राद्ध का महीना आएगा तब तुम पिताजी के श्राद्ध में भी बराबर का योगदान करोगी। माँ ने बोला, पागल हो गया है क्या मनोज, ये सब विभा क्यों करेगी, ये तो बेटे बहू का काम होता है। विभा अपने ससुराल का देखेगी या मायके का? सोहा ने बोला, माँ जी आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होगा। जब ये सब कुछ बेटे बहू का काम होता है तो ससुराल की संपत्ति भी बेटे बहू की होती है, ना कि बेटियों की। और अगर संपत्ति में बेटा बन के हिस्सा लेना है तो बेटा बनकर फर्ज भी निभाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि जब दिल किया बेटी बन गए और तीज त्योहार ले लिया मायके से, और जब दिल किया तो बेटा बन गए और हिस्सा ले लिया। बेटी का हिस्सा बंटवारे में को लाइक और फॉलो करें। विभा और उसकी माँ के पास सोहा और मनोज की बातों का कोई जवाब नहीं था। विभा ने अपने लालच में आज अपना मायका पूरी तरह से खो दिया था। विभा की माँ ने अपनी बेटी के प्यार में पागल होकर, ताकि बहू उनकी संपत्ति पर मजे ना कर सके, अपनी बेटी का मायका हमेशा के लिए छुड़वा दिया था। मनोज और सोहा हर हाल में बंटवारा करवाने के पक्ष में थे और बंटवारा हो गया। तीनों बुआ ने आपसी सहमति से अपना हिस्सा मनोज के नाम पर कर दिया, क्योंकि तीनों बुआ विभा के जैसी नहीं थी और उनका कहना था, हमारी शादी में हमारे पिताजी ने अच्छा खासा खर्च किया था, तो हमें मायके में कोई हिस्सा नहीं चाहिए।
लेकिन हाँ, हम अपने भतीजे का साथ हर हाल में देंगे, इसलिए हमने अपना हिस्सा लिया है और हम अपना हिस्सा अपनी मर्जी से अपने भतीजे को देते हैं। अब विभा के पास बंटवारे के नाम पर ज़्यादा कोई संपत्ति भी नहीं थी और मायके से भी रिश्ते खराब हो चुके थे। साथ में मायके की जिम्मेदारी भी उसके सिर पर पड़ चुकी थी। विभा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और साथ ही साथ माँ को भी। विभा ने बोला, भाई भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कोई हिस्सा बंटवारा नहीं चाहिए, जो जैसा चल रहा था वैसा चलने दीजिए, बस मेरा मायका हमेशा बना रहे। लेकिन सोहा और मनोज अब इस बात के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने बोला, विभा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कैसा मायका? मायका तो बेटियों का होता है, तुम तो बेटा हो, क्योंकि तुमने बेटा बनकर हिस्सा लिया है, तुम्हारा यह मायका नहीं घर है, तो अपने घर में रहो और माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। मेरी आज से कोई बहन नहीं, बस एक भाई है और दोनों भाइयों में बराबर का बंटवारा हो चुका है और दोनों भाई बराबर बराबर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। विभा ने बोला, भैया ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मेरा ससुराल देखूंगी या मायका? मुझे ससुराल देखना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ सब कुछ, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं मायके में माँ का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? सोहा ने बोला, तो ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। विभा माँ ने बोला, ये तुम विभा से कैसी बातें कर रही हो और उसका नाम ले रही हो? तुम्हें पता है नंद का नाम नहीं लिया जाता बल्कि दीदी कहा जाता है। सोहा ने बोला, माँ जी किस गलतफहमी में जी रही हैं आप? विभा मेरी ननंद थी और जब तक नंद थी मैं दीदी कहकर ही उन्हें बुलाती थी, पर अब विभा मेरी ननंद नहीं बल्कि मेरा छोटा देवर है और देवर का नाम तो लिया जाता है ना। कहकर मनोज और सोहा अपने तीनों बुआ को गेट तक छोड़ने चले गए और जाते जाते उनसे ये बोला कि बुआ आप लोग तीज त्योहार पर आते रहना, आखिर बेटियों के तीज त्योहार पर आने से ही तो घर की रौनक होती है और इस घर की बेटियां आप ही हैं, तो हर तीज त्योहार राखी पर अपने मायके जरूर आइएगा। और बुआ को छोड़कर आने के बाद सोहा और मनोज चुपचाप अपने कमरे में चले गए। विभा और माँ उन्हें जाते हुए देखते रह गए और उनके पास सोहा और मनोज की बातों का कोई जवाब नहीं था। उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि आज अपनी बेवकूफ़ी और लालच की वजह से विभा का मायका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।